इज़राइल और ईरान एक समय पे ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे। तो एकदम से क्या हुआ कि इनकी पक्की दोस्ती जो है वो जानी दुश्मनी में बदल गई। इज़राइल ईरान पे अटैक कर रहा है, ईरान जो है रिटालिएशन में इज़राइल पे अटैक कर रहा है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ है, या फिर इन लोगों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आखिर ये दोनों जो है वो इतने अच्छे दोस्तों से मतलब हट के एकदम से पक्के वाले दुश्मन बन गए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इनका पूरा इतिहास, और साथ ही साथ ये जानते हैं कि पिछले कुछ ही दिनों में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने एक दूसरे पे इतने सारे अटैक्स किए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो 13 जून 2025 ईरान इजराइल पे अटैक करता है लगभग 150 मिसाइल से एंड 100+ ड्रोन्स का यूज़ करके, एंड 2 बैचेस में वो इजराइल के ऊपर अटैक करता है। इसमें मेजरली वो इजराइल की 2 चीज़ों के ऊपर अटैक करता है। एक तो उसकी तेल अवीव सिटी के ऊपर, दूसरा इजराइल डिफेंस फोर्स के ऊपर। इसके अंदर हालांकि इजराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उसमें अभी तक की जो न्यूज़ है उसमें 3 जो लोग हैं वो मारे गए हैं, प्लस 172 लोगों के आसपास जो हैं लोग इंजर्ड हुए हैं। एंड इस बात की जो कन्फर्मेशन है खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोला खमीनी ने की है कि उन्होंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है ऑन इजराइल। अब ये तो बात हुई कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, और इस बात की कंफर्मेशन टाइम्स ऑफ इजराइल में भी इजराइल ने कंफर्म किया है। अब ये तो हुआ कि चलो ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है। अब बात करते हैं कि आखिर ईरान ने इजराइल पे अटैक किया क्यों है। अब ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने जब सोशल मीडिया में या फिर जो भी मीडिया से बात की अयतोला खमीनी ने, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला है कि ईरान ने इजराइल के राइजिंग लॉइन ऑपरेशन का रिवेंज लिया है। अब व्हाट इज इजराइल राइजिंग ऑपरेशन? राइजिंग लॉइन ऑपरेशन क्या ऑपरेशन था वो ऐसा कि ईरान को उनके ऊपर अटैक करना पड़ा, कि उनको ईरान को उनसे रिवेंज लेना पड़ा इस चीज़ के लिए। अब इसके लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। ये जो ईरान का अटैक हुआ पूरा अटैक हुआ 13 जून 2025 को। अब 12 जून 2025 को क्या होता है? 12 जून 2025 को इजराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक करता है। बेसिकली इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं, IDF जो है, वो ईरान के न्यूक्लियर मिशन प्रोग्राम को अटैक करते हैं और उनके टॉप कमांडर्स को अटैक करते हैं। वो बेसिकली उनके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर, उनके डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर और उनकी टॉप जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको टारगेट करते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीज़न है कि इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि ईरान अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो इजराइल को इस बात का डर है कि वो जो न्यूक्लियर वेपन है वो ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर छोड़ेगा, और इजराइल के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। वो उसने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए ये किया, उसने अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ऐसा किया, एज पर द कमेंट्स गिवन बाय इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। ऐसा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। अब ये तो बात हो गई कि चलो ठीक है, इजराइल जो था नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए, इसलिए इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। एंड ईरान पे अटैक किया तो रिटालिएशन में ईरान ने भी वापस इजराइल पे अटैक किया। तो क्या इजराइल को कैसे पता चला ये चीज़ की? कैसे उन्हें पता चला कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, या फिर वो इतना आगे बढ़ चुका है उस न्यूक्लियर वेपन्स पे, या फिर जो वो वेपन बनाएगा वो उन्हीं के ऊपर अटैक करेगा? उन्हें ऐसा क्यों लगा? आइए जानते हैं इसके बारे में भी। इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, वो है 31 मई 2025। तो 31 मई 2025 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA वो पब्लिकली ये चीज़ डिक्लेयर करती है कि ईरान जो है दैट इज़ नॉट कंप्लाइंग द न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस। अब वो कौन सी न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस हैं? अब ईरान के ऊपर बेसिकली कुछ समय पहले कुछ न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस लगी थी। वो न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस क्या थी कि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.5% से ज़्यादा नहीं कर सकता है, प्लस यूरेनियम का जो स्टॉक है वो 300 किलो तक रख सकता है, 300 किलो से ज़्यादा नहीं कर सकता है।
लेकिन ईरान ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया एंड इस चीज़ को नज़रअंदाज करके उसने अपना जो स्टॉक पाइल है, यूरेनियम का स्टॉक पाइल है, उसे इंक्रीज़ किया 300 किलो से 408 किलो पे, प्लस उसका जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो उसने 3.5% से हटा के 19.75% कर दिया। और ये चीज़ जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पता चली, उसने ईरान को वार्निंग दिया इसके ऊपर। अब ये क्या जमेला है, ईरान क्यों इतना स्टॉक पाइल कर सकता है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं कर सकता? अब ईरान इतना स्टॉक पाइल क्यों कर सकता है और इससे ज़्यादा क्यों नहीं कर सकता, इसके लिए भी हमें थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बेसिकली इज़राइल ने जो अटैक किया था ईरान के ऊपर, वो उसने उसके तेहरान पे अटैक किया था, जहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। इसके लिए बेसिकली हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि 1948 से क्या हुआ था जब से इज़राइल बना था। सो 1948 में इज़राइल की फॉर्मेशन हुई थी। तो मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ जो थी उस टाइम पे दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इज़राइल एज अ रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। एंड उस टाइम पे ईरान जो था उसने इज़राइल का बहुत सपोर्ट किया। ईरान और इज़राइल जो थे वो आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे जो उनके इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर थे वो शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, वो प्रो वेस्टर्न पॉलिसी का फॉलो करते थे। एंड उस टाइम पे वो बहुत ही सपोर्ट करते थे इज़राइल को कि येस इट्स अ रिकॉग्नाइजेबल कंट्री। एंड इनफैक्ट ईरान से इज़राइल के पास में बहुत ही मतलब सारा जो ऑयल था वो इज़राइल के पास में ईरान से ही जाया। इनफैक्ट इज़राइल भी ईरान की बहुत हेल्प करता था विद इट्स मॉडर्न मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी के केस में, या फिर कुछ और केसेस हो, कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करानी हो तो इज़राइल भी ईरान की बहुत हेल्प करता था। ये दोनों बहुत ही इनकी बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी। एंड उसके बाद आता है 1979। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है। उनके नए प्रेसिडेंट बनते हैं अयतुल्ला खमीनी। अब अयतुल्ला खमीनी जो थे वो प्रॉपर आई कैन से एंटी फेमिनिस्ट और प्रो मुस्लिम थे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने जितनी भी प्रो वेस्टर्न चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हटा दी। औरतों को हिजाब पहनना चाहिए, पूरा बॉडी पार्ट कवर होना चाहिए, सब कुछ तरीके से होना चाहिए, सलीके से होना चाहिए। एंड इनफैक्ट उन्हीं के आने के बाद ही ये सारी ईरान और इज़राइल के बीच में जो दुश्मनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। ईरान ने इनफैक्ट इज़राइल को एज ए इलिजिटिमेट स्टेट भी डिक्लेयर किया है 1979 में। इनफैक्ट इज़राइल की जो एम्बेसी थी वो भी पैलेस्टीन को दे दी गई। 1980 में इनफैक्ट इज़राइल ने सपोर्ट भी किया ईरान को फॉर सद्दाम हुसैन के लिए, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच का जो वॉर था वो कंटिन्यू रहा। उसके बाद 1990 में आके ईरान का बेसिकली एक एजेंडा था एक न्यूक्लियर कंट्री बनने का। एंड 1990 में ईरान न्यूक्लियर कंट्री बनना चाहता था, जो कि एक एक्स्ट्रा थ्रेट था इज़राइल के लिए, क्योंकि उस टाइम तक इन लोगों की वॉर्स जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। एंड उस समय पे ईरान जो था वो सपोर्ट करता था हिजबुल्लाह को, हमस को, एंड जबकि इज़राइल जो था वो गल्फ स्टेट को फॉलो करता था। एंड इसी के दौरान ये 2000 में शैडो अटैक्स हुए, वॉर अटैक्स हुए, साइबर अटैक्स हुए। एंड उस टाइम पे ईरान का एक ही गोल था, जो कि ईरान ने ओपनली भी बोला था कि दैट ईरान वांट्स टू एंड इज़राइल स्टेट। वो ख़त्म करना चाहता है इज़राइल को, वो नहीं चाहता कि इज़राइल जो है उसकी एग्जिस्टेंस रहे। एंड इसीलिए उस टाइम पे उसका जो वो बहुत ही यूरेनियम को एनरिच करने लग गया, जिसके लिए बहुत ही सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए होती हैं, बहुत ही चीज़ें चाहिए थी। 2006 तक 3.5% एनरिचमेंट जो थी यूरेनियम की उसने कर दी थी। जबकि अगर आपको कोई वो बनाना है, न्यूक्लियर वेपन बनाना है, तो 90% ऑफ एनरिचमेंट यूरेनियम की चाहिए होती है। लेकिन ग्लोबल कंसर्न्स की वजह से जब ये बात ग्लोबली पता चली, तो ग्लोबल कंसर्न्स की वजह से सुप्रीम काउंसिल ने एक फतवा डिक्लेयर किया एंड
एंड बैन लगा दिया न्यूक्लियर यूज़ करने का 2000 के अंदर इन 2000s, ठीक है। एंड देन 2010 में हम डायरेक्टली पहुंचते हैं 2010 के टाइम पे। 2010 में यूएन वॉचडॉग, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के जो वॉचडॉग हैं, उससे उन्हें पता चलता है कि ईरान जो है वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। ईरान का जो 3.5% इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की जो बात हुई थी, ईरान ने उससे बढ़ा के 19.75% कर दिया है। एंड सिमिलरली उसने जो उसका यूरेनियम का स्टॉक पाइल था उसे भी इंक्रीज़ कर दिया है, यूरेनियम कैपेबिलिटी को उसने इंक्रीज़ कर दिया है। एंड इसकी वजह से बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो थे वो उसे ईरान के अगेंस्ट में बहुत सारी कंप्लेंट्स रेज हुई। बहुत सी सिक्योरिटी काउंसिल्स, ईरान, यूएन, ईयू, इन सब ने ईरान के अगेंस्ट में बहुत सी कंप्लेंट्स रेज की। एंड लास्ट में एक समझौता होता है बिटवीन ईरान एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि ईरान जो है अपनी स्टॉक पॉइल को 300 किलो रखेगा एंड 3.76% जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट रखेगा, और बदले में उसके ऊपर जितने भी सैंक्शंस जो लगाए गए हैं वो सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। ये एक डील हुई थी। लेकिन इस डील को 2018 में ट्रंप ने नलीफाई कर दिया था। ट्रंप बेसिकली रिमूव्ड यूएस फ्रॉम इट्स डील। ट्रंप सेड कि यूएस का इस डील से कोई लेना देना नहीं है, हम इस डील में कोई नहीं है भागीदार। एंड जैसे ही 2018 में ट्रंप ने अपने आप को इस डील से हटाया, उस टाइम पे ईरान ने वापस से अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी। यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसकी 19.35% हो गई थी। एंड अभी जो रिसेंटली थी उसकी जो यूरेनियम एनरिचमेंट थी वो 3.5 से बढ़ के 19.35% और करंटली उसकी 60% थी। और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था इजराइल को, क्योंकि 60% यूरेनियम एनरिचमेंट होने का मतलब है कि एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बनाने का कोड जो है वो हैक कर लिया है। मतलब दैट मीन्स उन्हें पता चल गया है कि कैसे कर रहा है। एंड 60 से 90% जाने के लिए उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत इजीली अब वो विद इन अ फ्यू वीक्स न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। और इजराइल को इसी चीज़ का डर था कि ये न्यूक्लियर वेपन बना तो उनके ऊपर अटैक हो सकता है। ये पूरी की पूरी इनकी एक स्टोरी थी कि बेसिकली जो अगर आप इन सब का पूरा क्रक्स देखेंगे तो वो पूरा क्रक्स यही निकलता है कि इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाए। उसने पहले भी ईरान पे इस चीज़ के लिए अटैक किए हैं ताकि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, और अभी भी वो यही चीज़ कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन बने, क्योंकि अगर वो बना तो सबसे पहला अटैक इजराइल के ऊपर करेगा एज़ पर इजराइल। एंड उसे अपने आप को अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस करने के लिए उसने ये हमला किया है, ऐसा इजराइल ने कम्युनिकेट किया है। एंड इजराइल को ईरान के ऊपर ये अटैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्प की है वो की है मोसाद एजेंट्स ने। मोसाद एजेंट्स इजराइल की एक एजेंसी है जो कि लगातार पायलट्स के साथ में कोऑर्डिनेट कर रही थी टू प्रोवाइड देम लोकेशंस कि कहाँ पे कौन सा लीडर जो है प्रेजेंट है, कहाँ पे उनके यूरेनियम के प्लांट्स है, कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है टू अटैक। मोसाद एजेंट्स ने ही रेडार सिस्टम्स को डिसेबल किया और जो पूरा एयर स्पेस है उसको ओपन किया फाइटर जेट्स के लिए। इनफैक्ट ईरान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैज़ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर मोसाद। और इस जो पूरा जो तामझाम हुआ उसमें ऑब्वियसली ईरान के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो मारे गए हैं। उनका जो जनरल चीफ है उसकी भी डेथ हो गई है। एंड जो उसका जो मेन जो यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर था नतांज करके, जो कि तेहरान से 200 किलोमीटर की दूर पे था, नतांज एनरिचमेंट फैसिलिटी दैट हैज़ बीन अटैक्ड एज द मेन न्यूक्लियर साइट। वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल बनाया जाता था, जो कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। उनका पूरा बिल्डिंग्स, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब
कुछ डैमेज हो चुका है। अब ये जो अटैक है ये जो अटैक है ये हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक भी कह सकते हो आप, क्योंकि इस अटैक के अंदर साइंटिस्ट को भी मारा गया है और पूरी न्यूक्लियर साइट्स जो हैं कम्प्लीटली तरीके से डैमेज कर दी गई हैं। उनके टॉप जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो हटा दिए गए हैं। टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो थी, मिलिट्री टॉप कमांडर्स जो थे, वो सारे के सारे जो है मार दिए हैं इज़राइल ने अटैक करके। तो ये जो थी ये पूरी स्टोरी थी रिगार्डिंग द इज़राइल एंड ईरान अटैक कि क्यों इज़राइल ईरान के बीच में युद्ध हुआ और कैसे ये लोग जो हैं वो अपने इतने अच्छे दोस्ती से कन्वर्ट होके दुश्मन बन गए। तो आप भी हमें बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इन लोगों की दोस्ती जो है ऐसे ही बरकरार रखने के लिए कि इन्हें क्या करना चाहिए, कि क्या एक थर्ड पार्टी बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी को बीच में इंटरफेयर करना चाहिए टू डी एस्केलेट दिस इशू। अदरवाइज़ जो ये इशू है वो ऑब्वियसली एक वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, या फिर क्या होगा आखिर में इस युद्ध का, कैसे इस युद्ध को बंद किया जा सकता है, या फिर आप लोगों को क्या लगता है व्हाट इज़ द फ्यूचर इफेक्ट और इसके बाद में मार्केट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहे हैं। यूएस की मार्केट जो है वो भी कंटिन्यूसली गिर गई है इसके बाद से। एंड इनफैक्ट यूएस ने तो ये भी बोला है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है, दे हैव डन इट इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो तो कहीं ना कहीं इससे यूएस को फ़ायदा है अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए तो, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो पावर है थोड़ा सा ये डिवाइड हो सकती है। अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ जाएगी तो ऑब्वियसली यूएस के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। एंड प्लस यूएस को पहले से ये चीज़ पता थी, यूएस ने ये चीज़ एडमिट की है कि इज़राइल ने ईरान पे अटैक करने से पहले उन्हें इन्फॉर्म किया था कि यस इज़राइल ईरान पे अटैक करने वाला है। यूएस ने मना भी किया था, लेकिन स्टिल आई थिंक एज पर द कमेंट्स गिवन बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प कि इज़राइल ने उनकी बात नहीं सुनी है एंड उन्होंने अटैक किया है विच वाज एन इंडिपेंडेंट अटैक एंड यूएस का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन अटैक से पहले ही ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आई थिंक काफ़ी लोगों को भी क्लियर हो गई थी कि अटैक जो है वो होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस ने अपने सिटीजन्स को बोला था टू कम बैक फ्रॉम द मिडल ईस्ट कंट्रीज़, कि वापस आ जाइए, वहाँ पे कुछ होने वाला है। इनफैक्ट यूके ने भी अपने कमर्शियल शिप्स को बोला था टू बी मोर कॉशियस अबाउट इट, कि कुछ हो सकता है। तो दैट मीन्स इनके पास पहले से ये चीज़ इन्फॉर्मेशन थी। तो आप भी हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू लेट अस नो योर कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी या फिर ये वॉर जो है किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरफेयर करने की वजह से डीएस्केलेट हो सकती है। डू लेट अस नो योर फीडबैक एंड डू लेट अस नो योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट।